हेलो माई सेल्फ सुमित कटारिया, फैकल्टी केमिस्ट्री कोटा। सो देखिए, आज हम डील करने वाले हैं क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, दैट विल बी केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। सो केमिकल काइनेटिक्स का हमारे पास रहेंगे लगभग 15 लेक्चर रहेंगे इसके, और 2 लेक्चर रहेंगे इसके प्रैक्टिस प्रोग्राम के लिए। तो लगभग 15 से 17 लेक्चर के बीच हम काइनेटिक्स को ख़त्म कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सितंबर में इसको पूरा फिनिश कर दूंगा। हर दूसरे दिन में एक वीडियो लेके आऊँगा, तो ऑलमोस्ट सितंबर एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग तक मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। और साइड बाय साइड डीजीटी मैम आपको, दिव्या मैम जो आपको है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। और हमारा जो प्लान है वो ये है कि दिसंबर से पहले क्लास 12 के सभी टॉपिक्स को हम कवर कर दें। कोशिश करेंगे, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक। बात करें व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है। सो आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी हुई है क्लास 11th में, और हमने पढ़ाई भी, आपका रिवीजन भी कराया है। अब क्लास 11th में हम थर्मो पढ़ते हैं, तो थर्मो में यहाँ पर हमारे पास सवाल आता है कि भैया रिएक्शन का स्पीड कितनी है। हम बता ही नहीं सकते, बिकॉज थर्मो हमेशा बताता है रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी, कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अब रिएक्शन की स्पीड कितनी है, उसका रेट क्या है रिएक्शन का, उसकी वेलोसिटी कितनी है, इसके बारे में थर्मो कोई बात नहीं करता। तो उसके बारे में बात कौन करने वाले, दैट विल बी केमिकल काइनेटिक्स। कि ये रिएक्शन 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, ये रिएक्शन को 1 दिन लगेगा कंप्लीट होने के लिए। यानी कि टाइमिंग की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे, रेट की बात करेंगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। और रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, स्पॉन्टेनिटी की, एंट्रोपी चेंज वगैरह की बात करते हैं। क्लियर। सो सबसे पहला पॉइंट, इट deals with speed of the reaction. Speed of the reaction, कि भाई रिएक्शन की स्पीड कितनी है, उसके बारे में कौन बताएगा हमको, केमिकल काइनेटिक्स बताने वाला है। कैसे बताता है, सो वी हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर। बात करें रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, तो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ऐसे बताने के लिए बता रहा हूं कि कैसे हम सोच सकते हैं, स्पीड का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब क्या होता है। बाद में हम डिफाइन करने वाली चीजों को। अब देखिए, डेल्टा सी क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। यानी टाइम के साथ कितने कॉन्सेंट्रेशन आपकी चेंज हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट। अब किसी भी रिएक्टेंट, मान लीजिए आपके पास 10 मोल रिएक्टेंट है, तो 1 घंटे में आपके पास 10 में से 5 मोल रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है। तो आपको पता है कि ये 5 रिएक्टेंट के मोल्स कंज्यूम हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या चेंज क्या आने वाला है, 5। और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, टाइमिंग आ जाएगी आपके पास, कि कितने टाइम में आपने चेंज कराया है। दैट विल द रेट ऑफ रिएक्शन, कि हाँ भाई इस रिएक्शन की रेट ये है। अब हम रेट को डिफाइन कैसे करने वाले हैं, रेट विल बी व्हाट। अब कॉन्सेंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम क्या हो जाए अपने पास, सेकेंड्स में लगा लेंगे मान लीजिए। तो व्हाट विल द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। यानी कि आपके कितने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं कितने टाइम में, दैट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। भाई स्पीड आपकी, कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया कितने टाइम के अंदर, उसको हम स्पीड बोल सकते हैं। अब रिएक्शन के लिए हम स्पीड तो बोल नहीं सकते, हम क्या बोलेंगे, रेट बोलने वाले, कि हाँ भैया इस रिएक्शन के इतने मोल्स कंज्यूम हो चुके हैं 1 घंटे में, 2 घंटे में, जितने भी आपके पास टाइमिंग होने वाली है उसके हिसाब से। सो दैट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कितने टाइम में कितनी कॉन्सेंट्रेशन आपने चेंज की है। क्लियर। आप क्या क्या पैरामीटर होते हैं इसको निकालने के, उन सब पे बात करते हैं। सो देखिए, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम कितने टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, पहले हम बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन
और कैसे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। सो देखिए, इसकी बात करें तो इसमें अगेन एवरेज की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि एवरेज क्या रहता है आपके पास। सपोज आपके पास 1 घंटे की टाइमिंग है, तो आपने हर टाइम पे उसकी 5-6 वैल्यूज निकाल ली, उन सबका आपने एवरेज कर दिया कि स्टार्टिंग के 10 सेकेंड्स में रिएक्शन की स्पीड इतनी थी, फिर लास्ट के 10 सेकेंड्स में इतना था स्पीड रिएक्शन की, तो दैट विल बी एवरेज आउट, वो आपका रहेगा एवरेज। जैसे आप कहोगे कि भाई मुझे यहाँ से सपोज दिल्ली जाना है या कोटा जाना है, तो मेरा डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर आपके पास, और आपके पास 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं आपको। तो स्टार्टिंग में आपकी स्पीड रहेगी 50 किलोमीटर पर आवर, देन आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, मान लीजिए 100 हो जाएगी, 150 हो जाएगी। तो आप सबका लास्ट में क्या बोलोगे, हाँ कि एवरेज स्पीड मेरी कितनी रही, 85 किलोमीटर पर आवर रहेगी मुझे यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने के लिए। सो उसी तरीके से आपका रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। क्लियर है? सो देखिए, यहां हम पहले बात कर रहे हैं रिएक्टेंट के लिए कि रिएक्टेंट के लिए हम कैसे डिफाइन करने वाले। अब देखिए, R, this R stands for rate of reaction. For reactant, it will be equal to minus delta C by delta T. Minus delta C by delta T. That is change in concentration with respect to change in time. अब आपका सवाल सर ये माइनस क्यों लगाया आपने। अब देखिए, मुझे बताइए टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या होगा, कंज्यूम होने वाले, रिएक्टेंट विल कंज्यूम। अब टाइम के साथ वो रिएक्टेंट कम होता जाएगा। अगर रिएक्टेंट कम होते जा रहा है तो सामने हम क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो जो माइनस साइन है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, ये क्या बता रहा है आपको, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द concentration of reactant decreases with time. तो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है कि टाइम के साथ आपका रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, दैट विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव लगाने के लिए इसका सिर्फ सिग्निफिकेंस है बताने के लिए कि टाइम के साथ आपका कॉन्सेंट्रेशन कम होती रहेगी। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यहां देखिए आप, माइनस ये रहेगा बाहर, डेल्टा सी क्या रहेगा, डेल्टा सी विल बी सी फाइनल माइनस सी इनिशियल बाय डेल्टा टी। कर सकते हो आप ये, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल बाय डेल्टा टी। अब देखिए मुझे बताइए, सी इनिशियल बड़ा है कि सी फाइनल बड़ा है। आपको पता है इनिशियली क्या रहेगा, सी इनिशियल विल बी मोर देन सी फाइनल। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है फाइनल से, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और बाहर आपने एक नेगेटिव लगा रखा है, तो दो नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। हमको वही चाहिए, बिकॉज कभी भी रेट को आप नेगेटिव तरीके से डिफाइन कर पाओगे। मैं बोलूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। रेट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो उस रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने बाहर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब आप बोलोगे आपकी स्पीड है -10 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब चले ही नहीं, आप चले नहीं तो जीरो हो जाएगी, माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो माइनस ना आए इसलिए हमने बाहर क्या कर दिया, माइनस लगा दिया फॉर रिएक्टेंट के लिए। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इन सब बातों को लिखवा दूंगा मैं, लेकिन मैं सिर्फ समझा रहा हूं कैसे हम चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है? सो हमने किसके लिए बात की है, रिएक्टेंट के लिए बात की है। हम ग्राफ बना सकते हैं इसके लिए। अब देखिए आप कि ग्राफ से हम कैसे समझेंगे। यहां देखिए आप, अगर हम ग्राफ से समझते हैं, मान लीजिए कि एक कॉन्सेंट्रेशन आपके पास और एक टाइम है आपके पास। अब टाइम के साथ क्या होगा आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल कम डाउन। टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है आपकी रिएक्टेंट की, तो आपके पास 2 पॉइंट मिल सकते हैं, आपको आराम से मिल सकते हैं, ये पॉइंट और आपके पास ये दूसरा पॉइंट। मान लीजिए ये टाइम t1 पे और इसका मान सकते टाइम t2 पे। इसी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा मान लीजिए C1 और इसी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा मान लीजिए C2। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया डेल्टा टी और ये जो गैप है आपके पास है डेल्टा सी। यानी कि ग्राफिकली हम किसी भी रिएक्टेंट का एवरेज टाइम निकाल सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। दैट विल बी डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। माइनस तो आएगा ही आएगा, आपको पता है कि माइनस हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि रेट ओवरऑल क्या रहे, पॉजिटिव रहे।
तो ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि 2 पॉइंट आपके पास आ जाएंगे तो आप आराम से निकाल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। ये वही सिंपल तरीका है जैसे फिजिक्स में स्पीड निकालते हैं ना ग्राफ बना के, वही सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि कैसे रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं, उस रेट को डिटरमाइन करते हैं। तो ये पहला केस था किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट में हमेशा क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, ताकि ओवरऑल रेट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अब हम बात करेंगे कि भाई ठीक है रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट तो फॉर्म हो रहा है। अब प्रोडक्ट के लिए आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करने वाले, क्लियर, उसको समझते हैं। फॉर प्रोडक्ट उसके लिए कैसे हम डील करने वाले। तो ध्यान देखिए आप, सेकंड हम बात कर रहे हैं फॉर प्रोडक्ट कि इसके लिए हम कैसे रेट की बात करेंगे। आपको पता है कि टाइम के साथ कहीं ना कहीं रिएक्टेंट कम हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। सो अगर मैं बात करूं रेट लिखने की, इसका रेट कैसे लिखा जाएगा, प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। डेल्टा सी क्या हो जाएगा, आपने देखा था सी फाइनल माइनस सी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। इनिशियली क्या रहेगा वैल्यू इसकी, कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी इसकी प्रोडक्ट की अपने पास 0 रहेगी। टाइम के साथ क्या रहेगा, रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा एंड दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। तो CF ज्यादा रहेगा CI से, तो इसका मतलब क्या रहेगा, रेट आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहने वाले। और यहां क्या लगा रहे हैं, प्लस, बिकॉज इस प्लस, ये प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है आपके पास, दिस प्लस इंडिकेट, दिस पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट product is being formed। कि टाइम के साथ आपका रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा था और टाइम के साथ आपका पास जो इसकी वैल्यू है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर इसकी प्रोडक्ट साइड की वैल्यू ये क्या करेगी, बढ़ते रहेगी। तो इसके लिए यहां पे क्या लगा आपने, पॉजिटिव लगा दिया, क्लियर। तो ये था अपने पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए। फॉर रिएक्टेंट नेगेटिव, फॉर प्रोडक्ट इट विल बी पॉजिटिव। लेकिन रेट हमेशा क्या आने वाला है, रेट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्लियर है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ रेट के बारे में बात करते हैं। ये था अपने पास पहला, दैट इज एवरेज। हम अब दूसरे की बात करते हैं। सो देखिए सेकेंड टाइप विल बी इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, रेट क्या हो जाएगा, माइनस डीसी बाय dt। किसी बहुत छोटे चेंज के लिए जो आप टाइम निकालते हो दैट विल बी डेल्टा टी, उसको हम डेल्टा टी बोलते हैं बड़े चेंज के लिए, और छोटे चेंज के लिए हम क्या बोलते हैं, dt बोल देते हैं। तो आपके पास एवरेज और इंस्टेंटेनियस में कोई फर्क नहीं है, मैथमेटिकली दे आर डिफरेंट, बट केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर सेम आने वाला है। तो हमको क्या रेफर करना है, हमेशा हमको ये वाली चीज करनी है, आर विल बी माइनस डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी ऑफ टाइम, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब रिएक्टेंट के लिए क्या आ जाएगा, माइनस दिस फॉर रिएक्टेंट। सिमिलरली अगर हम बात करें प्रोडक्ट के लिए, आपको पता है रेट क्या आने वाला है, इट विल बी पॉजिटिव, दैट इज डीसी बाय dt, क्लियर है। तो अपने पास दो मेथड थे रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए। फॉर रिएक्टेंट अलग तरीके से लिखते हैं, फॉर प्रोडक्ट हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। हम कौन सा लेके चलने वाले, हमेशा सवाल करने के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दैट विल बी डीसी अपॉन dt फॉर्म में। स्मॉल चेंज के लिए जो हम निकालते हैं, विल बी dt, क्लियर है। तो बहुत बेसिक बात है कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप के होते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल ये कि सर ठीक है आपने बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, लेकिन इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, किसी भी रिएक्शन में कैसे अप्लाई करेंगे। अभी आपने रिएक्शन की बात तो नहीं की है, तो रिएक्शन में कैसे अप्लाई करेंगे देखिए अभी आप समझिएगा। अभी आपके पास जो भी आने वाला है केमिस्ट्री होने वाली है, ये तो थोड़ा बहुत बेसिक साइंस था, बेसिक मैथमेटिक्स था, इसमें कुछ खास केमिस्ट्री नहीं थी जो मैंने पढ़ाया अभी तक। केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट अभी होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रिएक्शन है N2 plus 3H2 giving us
2 अमोनिया। कोई रिएक्शन गिवन आपके पास, N2 + 3H2 2 अमोनिया, रिएक्शन गिवन है। क्लियर है? अब मुझे बताइए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे इसके, 1 3 2 हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस्ड है तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 3 2। अब देखिए मान लीजिए टाइम बराबर 20 सेकेंड्स के बाद कि 20 सेकेंड के बाद मैं रिएक्शन चेक करना चाहता हूं रिएक्शन में हुआ क्या है। ठीक है, तो 20 सेकेंड के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो हमें ऑब्जर्वेशन है कि N2 डिकम्पोज्ड, कि N2 कितना डिकम्पोज हुआ आपके पास, N2 आपके पास 1 मोल डिकम्पोज हो चुका है। मान लिया मैंने कि 20 सेकेंड के बाद आपके पास 1 मोल N2 खत्म हो चुका है, डिकम्पोज कर चुका है आपके पास। ठीक है, और किस रेट से डिकम्पोज कर रहे हैं, उस रेट को मैंने मान लीजिए x मान लिया कि आपके पास N2 1 मोल डिकम्पोज कर रहा है, और किस रेट से डिकम्पोज कर रहा है, x मोल पर लीटर पर सेकेंड के हिसाब से डिकम्पोज कर रहा है। सो दिस x विल रिप्रेजेंट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2। क्लियर है? सिमिलरली मैंने मान लिया कि H2 जो है वो मेरा अगेन डिकम्पोज कर रहा है, रिएक्टेंट है, डिकम्पोज करेगा। H2 कितना डिकम्पोज किया, मुझे बताइए अगर N2 1 मोल डिकम्पोज हुआ है तो H2 कितना मोल डिकम्पोज होगा, एक के लिए 3 मोल बन रहे हैं, एक के लिए 3 मोल चाहिए, तो अगर 1 मोल ये डिकम्पोज होगा तो ये कितने मोल डिकम्पोज होगा, इट विल बी 3 मोल्स। क्लियर है? अब देखिए आप इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कितना था, x था। 1 मोल के लिए कितना डिकम्पोजिशन x है, तो अगर N2 का डिकम्पोजिशन, N2 का रेट कितना है, x है, तो H2 का रेट कितना हो जाएगा आपके पास, इट विल बी थ्राइस, दैट विल बी 3 टाइम्स x। क्लियर है? यानी कि जिस स्पीड से N2 डिकम्पोज कर रहा है, H2 उसके 3 गुना स्पीड से डिकम्पोज कर रहा होगा। सपोज मान लीजिए ये 10 की स्पीड से डिकम्पोज कर रहा है, 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड के हिसाब से डिकम्पोज कर रहा है, तो जो आपके पास H2 है ये क्या हो जाएगा, 3 गुना, दैट इज 30 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 30 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड के हिसाब से डिकम्पोज करने वाले। सो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेट के हिसाब से जमा रहे हैं। अब ये दोनों डिकम्पोज करके अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि अमोनिया फॉर्म्ड, अमोनिया फॉर्म्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो अमोनिया मैंने मान लिया कि 2 मोल फॉर्म हो रहे हैं। तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, कितना स्पीड से अमोनिया फॉर्म हो रहा होगा, तो जिस स्पीड से ये डिकम्पोज हो रहे होंगे उसी रेशियो में ये फॉर्म हो रहा होगा। अगर ये x स्पीड से डिकम्पोज हो रहा है तो ये 2x स्पीड से फॉर्म हो रहा होगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का रेट क्या रहेगा, 2x। क्लियर है? तो फॉर ए रिएक्शन हमको स्टोइचियोमेट्री चेक करनी है, उसके बाद हम रेट के बारे में सारी बातें कर सकते हैं। मैंने माना कि N2 1 मोल डिकम्पोज हुआ, और जो x है ये है अपने पास रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2। अब जिस स्पीड से N2 डिकम्पोज हो रहा था उसकी 3 गुना स्पीड से H2 डिकम्पोज होगा, बिकॉज इसके 1 मोल के लिए इसके 3 मोल चाहिए, और जिस स्पीड से N2 डिकम्पोज हो रहा था उसके 2 गुना स्पीड से अमोनिया फॉर्म हो रहा होगा। सो अगर ये x रेट से डिकम्पोज हो रहा था, अमोनिया 2x रेट से फॉर्म हो रहा होगा। क्लियर हो पा रहा है? बहुत बेसिक बात कर रहा हूं कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को देखना है किसी भी रिएक्शन के अंदर। क्लियर है? इसको हम कैरी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो इसका फॉर्मेशन क्या माना आपने, इसका रेट क्या हो गया x, इसका 3x, इसका 2x। पर मुझे बताइए क्या रेट इक्वल है, इसका रेट आप कह रहे हो सर x है, इसका रेट आप कह रहे हो सर 3x है, इसका रेट आप 2x कह रहे हो, लेकिन रिएक्शन तो एक ही है। अगर रिएक्शन एक है तो उसके रिएक्शन के लिए एक ही रेट होना चाहिए, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी सेम, चाहे आप इससे निकालिए, चाहे आप इससे निकालिए, चाहे आप इससे निकालिए। लेकिन आपके पास वैल्यूज मैंने क्या बताई, डिफरेंट आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सर आप फिर कुछ गड़बड़ कर रहे होगे, ऐसा नहीं है। देखते क्या है, यानी कि किसी भी एक रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन विल बी सेम, चाहे आप किसी भी रिएक्टेंट से निकालिए, चाहे किसी भी कंपाउंड से निकालिए, आपका रेट ऑफ रिएक्शन विल बी सेम। कैसे आएगा देखते हैं। इसमें सेम आ रहा है, अभी आपके सामने नहीं आ रहा है, उसको हम सेम करते हैं। देखिए आप इसको मिटा रहे हैं यहां से, ठीक है। सो देखिए अगर मैं लिखना चाहूं, अगर मैं आपके सामने बोलूं कि भैया मुझे बताइए व्हाट इज डिकम्पोजिशन ऑफ N2, या फिर मैं इसको बोलूं
सिंपल तरीके से बताते हैं कि मुझे बताइए रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर मैं क्या बोलूं, रेट ऑफ कंजप्शन, कितना कंज्यूम हुआ है। किसके बारे में बात कर रहा हूं, पहले बात करूं तो मान लीजिए N2 के बारे में। तो मुझे बताइए कि N2 कितना अपने पास कंज्यूम है, तो उसका रेट कैसे लिखा जाएगा। अब N2 किस साइड में आ रहा है, N2 इज इन रिएक्टेंट साइड, तो रेट कैसे लिखा जाएगा, रेट N2 विल बी इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt। क्लियर है, माइनस क्यों आया, बिकॉज N2 इज इन रिएक्टेंट साइड, और हम माइनस लगाते हैं ताकि और रेट क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। सो दिस फंक्शन इज अ रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ कंजप्शन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ऑफ N2। इतना आ गया अपने पास। अगर आपके सामने बोलूं कि भैया मुझे बताइए व्हाट इज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ हाइड्रोजन H2 के बारे में बात करूं मैं, तो H2 कितना कंज्यूम है। अब यहां बच्चा गलती करता है, क्या करता है, बच्चा इस 3 को यहां इंक्लूड करना चालू कर देता है। नहीं, इस 3 का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या मतलब बता दूंगा अभी, लेकिन मैं सिर्फ रेट की बात कर रहा हूं कि व्हाट इज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ H2। H2 रिएक्टेंट है, तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस डी H2 अपॉन dt। बस इतना आएगा, कोई 3 वगैरह अभी नहीं आने वाले। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजप्शन ऑफ N2 इज दिस, एंड रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ H2 इज माइनस DH2 बाई dt। हो सकता है आपके सामने वैल्यू गिवन है एग्जाम में कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इज 20 मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो आपके सामने ये वाला फंक्शन गिवन होगा। उसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू गिवन है 20, फिर आपको सवाल आगे बढ़ाना है। क्लियर है। इसी तरीके से अगर आपके सामने बोलूं कि मुझे बताइए रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा इसका, अमोनिया का, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आप कैसे लिखेंगे, प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा, बिकॉज अमोनिया इज फॉर्म्ड, यहां क्या आएगा, डी NH3 अपॉन dt। क्लियर है, यानी कि आपके पास कितना अमोनिया फॉर्म हो, दैट इज प्लस मींस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहे टाइम के साथ। इस तरीके से आपको रिएक्शन के लिए हर एक कंपोनेंट के लिए लिखना पड़ेगा आपके पास कितना डिसअपियरेंस है रेट का, कितना अपीयरेंस है रेट का। लिख लिया आपने, सारी बातें लिख ली। अभी आप सर बताइए कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो आपने बताया कि N2 का डिसअपियरेंस कितना है, H2 का डिसअपियरेंस कितना है और अमोनिया कितनी फॉर्म हो रही है, लेकिन इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, इसी से निकालेंगे। देखिए आप कैसे करेंगे ये। सो देखिए कैसे इसको डील करने वाले हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस DH2 बाय dt बराबर माइनस DN2 बाय dt बराबर प्लस डी अमोनिया अपॉन dt। ये ठीक लग रहा है आपको। अब ऐसा आपने इक्वल कैसे कर दिया, बिकॉज रेट आप इससे निकालिए, रेट आप इससे निकालिए, या फिर रेट आप इससे निकालिए, रेट आप किसी भी कंपोनेंट से निकालिए, रेट ऑफ रिएक्शन शुड कम आउट टू बी सेम। और ये R क्या डिफाइन कर रहा है, दिस R डिफाइंस रेट ऑफ रिएक्शन, दिस R डिफाइंस रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप बोलेंगे सर इक्वल कैसा आ सकता है, इक्वल पॉसिबल ही आना, क्यों, क्योंकि सर आपने कहा था कि H2 का फॉर्मेशन N2 का सॉरी H2 का डिकम्पोजिशन N2 का डिकम्पोजिशन और अमोनिया का फॉर्मेशन डिफरेंट है। यानी कि अमोनिया 2x स्पीड से फॉर्म हो रहा था, इस रेट से फॉर्म हो रहा था, और N2 x स्पीड से डिकम्पोज हो रहा था, और H2 3x स्पीड से डिकम्पोज हो रहा था। तो सर जब तीनों डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट रेट से डिकम्पोज हो रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम कैसा आ सकता है तीनों के लिए, या किसी से निकालेंगे तो सेम कैसे आना चाहिए। सो मैं कहूंगा अगर आप 3x को 3 से डिवाइड कर देंगे,
इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आने वाला है, यहां पे x आ जाएगा, ये ऑलरेडी x है ही, और ये भी क्या आ जाएगा x। यानी कि मैंने क्या किया बेसिकली, h2 का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन का दैट विल बी 3x, उसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। N2 का x था 1 से डिवाइड किया, अमोनिया का 2x था 2 से डिवाइड किया। अब सर आपने इससे डिवाइड क्यों किया? अगर आप ध्यान देंगे रिएक्शन के अंदर ये 3, ये 1 और ये 2 इन द रिएक्शन दीज आर दी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि मैंने जिस कंपाउंड की जिस कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैंने उसी कंपोनेंट का रेट को उसके स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दिया। अब आपके पास जो रेट आएगा दैट विल बी इक्वल, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आप चाहे N2 से निकालते, चाहे अमोनिया से निकालते, चाहे H2 से निकालते, आंसर मस्ट कम आउट टू बी सेम। अगर सेम नहीं आ रहा समझ जाना गलती कहीं ना कहीं कर रहे हो। अब इसके एप्लीकेशन करेंगे, अभी तो समझाया मैंने कि रेट ऑफ रिएक्शन शुड कम आउट टू बी सेम। तो मैंने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन, कुछ कुछ बातें को लिख रहा हूं मैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, पहली बात, नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आने वाले, ठीक है। दूसरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम। सेम का मतलब क्या है, किसी भी कंपोनेंट से आप निकालोगे रेट को, इट शुड कम आउट टू बी सेम। तो आपके सामने सेम दिखाई दे रहा है आपको, x और x, बिकॉज मैंने तीनों के डिकम्पोजिशन को, तीनों को रेट्स को उनके स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दिया। इसका भी एप्लीकेशन देखते हैं कैसे अप्लाई करना है इसको, ठीक है। इतना क्लियर है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत बेसिक बात कर रहे हैं कि कैसे रेट निकाला जाता है, कैसे रेट इक्वल हो सकता है, तो डेरिवेशन वाला पार्ट है लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए आगे, देखिए कैसे करना है इसको, डील कैसे करना है। क्वेश्चन देखिए आप पहले, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन गिवन है, a प्लस बी से आप बना रहे हैं, मान लीजिए A2B3 बना रहे हैं, बैलेंस करेंगे तो यहां आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा आपके पास 3। यह आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन है। अगर आपको बोलूं कि इसका मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाइए, तो आप कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन? तो आपको हर एक रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। क्लियर है? अब कैसे लिखेंगे वही देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो क्या रहेगा, रिएक्टेंट का अलग आएगा, फिर इसका, और फिर इस तरफ आएगा, तो इट विल बी माइनस dA/dt बराबर होना चाहिए किसके, माइनस dV/dt बराबर होना चाहिए किसके, प्लस d चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2B3 अपॉन dt। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर इससे रेट इक्वल नहीं आने वाला, क्यों नहीं आने वाला? बिकॉज ये तो आपने डीकम्पोजिशन लिखा हुआ है और ये आपने फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए यहां पे कि मेरा रेट इक्वल आ जाए तीनों के लिए। तो सर जो स्टोइचियोमेट्री है उनसे उनको डिवाइड कर दीजिए आप। यहां पे कितनी स्टोइचियोमेट्री, 2, तो नीचे क्या आ जाएगा 2। यहां कितनी स्टोइचियोमेट्री, 3, तो नीचे क्या आ जाएगा 3। यहां स्टोइचियोमेट्री कितनी है, 1, तो किससे डिवाइड कर दूं मैं इसको, 1 से। अभी आपके पास कोई भी वैल्यूज रहेंगी, तो चाहे आप इससे निकालिए रेट, चाहे आप रेट इससे निकालिए, चाहे आप रेट इससे निकालिए, रेट मस्ट बी पॉजिटिव, और वो रेट तीनों के क्या आने वाले, सेम आने वाले, एक ही वैल्यू आने वाली है। क्लियर? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कैसे डिफाइन करना है, और आपको किसी भी रिएक्शन का डिकम्पोजिशन मतलब रिएक्टेंट का और फॉर्मेशन आपको लिखना आना चाहिए। वो लिखने के बाद ही आप रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, इसको हम जनरलाइज कर देते हैं। मान लीजिए एक्स ए से आप बना के मान लीजिए वाई बी, अगर मैं जनरलाइज करूं तो बताइए आर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कंज्यूम्ड तो माइनस, रिएक्टेंट में माइनस आएगा, dA/dt किससे डिवाइड कर रहा हूं इसको मैं, इसके स्टोइचियोमेट्री से, दैट विल बी x। क्लियर हो पा रहा है? बराबर क्या हो जाएगा, प्लस, बिकॉज फॉर्मेशन हो रहा है यहां पे इस तरफ, बाय dt किससे डिवाइड करूंगा, इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, दैट विल बी y। सो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन
लिख सकते हो। क्लियर हो पा रहा है? बहुत बेसिक तरह से बताया मैंने कि हाउ टू राइट डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एनी रिएक्शन। पहले आपको देखना है कि रिएक्टेंट क्या है, उससे मैं बना क्या रहा हूं, और डिकम्पोजिशन में क्या होगा, माइनस आने वाला है, फॉर्मेशन में क्या होगा, प्लस आने वाला है। क्लियर है? अब हमको सवाल करते हैं कि इनको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, मान कोई भी सवाल हम कर लेते हैं। सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एक जेई का सवाल करेंगे। बेसिक से चलते हैं और फिर जेई एडवांस का सवाल करते हैं। हमेशा से ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि पहले आप थ्योरी समझो, उसके बाद उस पर क्या सवाल आ रखा है प्रीवियस ईयर में उसको आप देखो, तभी फायदा पढ़ने का। ऐसी तैयारी एग्जाम की होती है, स्कूल के एग्जाम थोड़ी ना है कि थ्योरी पढ़ते रहो सवाल करने के, फायदा नहीं होने वाला आपके पास। तो मैं क्वेश्चन देखते हैं, अप्लाई करते हैं कि आपको आया नहीं आया, आप बताना है। ठीक है? सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके पास गिवन है, इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस, नीचे लिखता हूं, इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 हाइड्रोजन इज 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये गिवन है आपके पास, और आपके पास रिएक्शन गिवन है N2 3H2 से आप क्या बना रहे हैं, 2 अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? और क्या क्या पूछा आपसे, कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन, आरएफ लिखा मैंने, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। दूसरा, कैलकुलेट रेट ऑफ disappearance, that is ROD stands for rate of disappearance of N2 गैस के लिए आपको बताना है। then last is finally you have to calculate rate of reaction। तो इस सवाल में आपके तीनों बातें आपको पूछी हुई है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा अमोनिया के लिए, डिकम्पोजिशन क्या होगा N2 के लिए, और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है। कैसे डील करेंगे आप देखिए। तो देखिए वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं इसको। पहले मतलब गिवन क्या है, मुझे गिवन है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस गिवन है मुझे किसका, H2 का, दैट विल बी 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आरओडी होता क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता क्या, हमने देखा था कैसे लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस को, समझते हैं इसको। देखिए आप, उसको मिटाता हूं, सॉल्व करते हैं। सो देखिए रिएक्शन आपके पास गिवन है N2 3H2 और यहां से आप बना रहे अमोनिया। क्लियर? इतना आपके पास समझ में आ रहा है। स्टोइचियोमेट्री आपको पता ही है, 1 यहां 3 और यहां 2। अब देखिए आपके पास गिवन क्या है, माइनस DH2 अपॉन DT। अब ये चीज क्या लिखी है मैंने, दिस इज द डिकम्पोजिशन, या फिर मैं क्या बोलूं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। और ये वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, ये वैल्यू मुझे गिवन है 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? मैंने आपको सिखाया था कि तीनों के लिए कैसे लिखते हैं डिसअपियरेंस और कैसे लिखते हैं फॉर्मेशन वाला चीज। ये चीज मुझे गिवन है। अब मुझे पूछा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, ये सारी बातें मुझसे पूछी हुई है। सबसे पहला काम है आप रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिख लीजिए। तो आर की इक्वेशन क्या होने वाली है, आर विल बी, इधर क्या होगा, माइनस dN2 अपॉन D2 बाय स्टोइचियोमेट्री कितनी इसकी 1। क्लियर है? बराबर माइनस DH2 अपॉन D2 और नीचे क्या आ जाएगा बाय 3। क्लियर है? और इस तरफ क्या आएगा, फॉर्मेशन हो रहा है इधर, प्लस डी अमोनिया बाय dt, नीचे क्या आ जाएगा 2। अब आपका काम आसान हो चुका है, अभी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। डाटा क्या गिवन है,
आपके पास ये डाटा गिवन है कितना, 12 के बराबर गिवन है, 12, यानी कि ये चीज गिवन है आपको 12 के बराबर। अगर मुझे बताइए ये चीज की वैल्यू 12 है तो 12/3 क्या आ जाएगा, रेट, रेट कितना आ रहा है, 12/3 क्या हो जाएगा 4, रेट की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ dN2/dt, दैट इज व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, तो वो क्या होगा -dH2/dt/3, वो भी कितना हो जाएगा 4। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो आप इन दोनों क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे, उससे आ जाएगा। तो मैं इसको करके दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालूंगा, रेट निकालूंगा मान लीजिए, तो रेट क्या होगा -dH2/dt/3 और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 12, तो 12/3 विल बी, रेट विल बी 4। तो पहला ऑप्शन अपने पास आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब देखिए आप, फिर आपसे क्या पूछे कि भैया अमोनिया कितना फॉर्मेशन होगा, व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। सो ये रहा आपके पास अमोनिया वाला फॉर्मेशन और ये रहा आपके पास H2 का डिकम्पोजिशन। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, कर सकते हैं इक्वेट। देखिए आप कैसे करेंगे इक्वेट, इसकी वैल्यू कितनी है 12, ये कितना है अपने पास 3, आपको तो ये वैल्यू चाहिए ना, दिस इज द डिसअपीयरेंस वाला पार्ट, तो 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 2, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। कितना आ रहा है आपके पास ये 24/3, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। क्लियर। नहीं कोई गड़बड़ कर दी क्या, हाँ ठीक है 80 तो आ रहा है, ट्वाइस हो गया अपने पास। और आपको अगर पूछा व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, तो आप इन दोनों इक्वेट कर दीजिएगा, तो इट विल बी 12/3 दैट इज 4। तो पहला आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया 4 आ गया, दूसरा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितना आ गया आपके पास, इट विल बी 8 मोल पर सेकेंड, थर्ड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 कितना आ रहा है आपके पास, सेम एज इट इज 4 आ रहा है। क्लियर है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे सॉल्व करना है, उसमें न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं आपको पता होना चाहिए, और कैसे कैलकुलेट करना है, और गिवन क्या उस पर ध्यान होना चाहिए। गिवन क्या था, मुझे गिवन था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, और वो होता क्या है, वो सिर्फ ये पार्ट वाला पार्ट होता है। डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन में हम कभी भी स्टोइचियोमेट्री की बात नहीं करते। स्टोइचियोमेट्री की बात कब करते हैं, जब हम रेट निकालते हैं। अब आप चाहो रेट इससे निकालिए, आप चाहो रेट इससे निकालो, आप चाहे रेट इससे निकालिए, रेट की वैल्यू क्या आने वाली, तीनों से क्या आने वाली है 4 आने वाली है। लेकिन फॉर्मेशन अलग है, अपने पास डिसोसिएशन, अपने पास डिसअपीयरेंस अलग होने वाला है, तो वो तो डिफरेंट होगा ही होगा। तब हम किसे डिवाइड कर रहे हैं, उनकी स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर रहे हैं। अब आपके पास एक और अच्छा डाउट आना चाहिए कि सर ये तो रिएक्शन बैलेंस है, तो आप ये सारा काम कर पा रहे हो। अगर रिएक्शन बैलेंस ना हो तो हम क्या करेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर रिएक्शन बैलेंस गिवन नहीं है तो आप कुछ और बैलेंसिंग करोगे, मैं कुछ और बैलेंसिंग करूंगा, और हमारे स्टोइचियोमेट्रिक्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो तुम्हारा रेट अलग आ सकता है और मेरे रिएक्शन का रेट अलग आ सकता है। तो एग्जाम में अगर केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आता है रेट निकालने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रिएक्शन गिवन होगी, ऊपर से वो रिएक्शन बैलेंस्ड ही गिवन होगी, वरना आप रेट को डिफाइन नहीं कर पाओगे। रेट इज डिफाइंड ओनली फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो डिफरेंट रेट्स आ सकते हैं, जो कि आपके पास एक रिएक्शन के लिए फिजिबल नहीं होगा। इसलिए आपको बैलेंसिंग की चिंता नहीं करनी है। यहाँ पे रिएक्शन गिवन होगी, अच्छे से रिएक्शन गिवन होगी, बैलेंस्ड गिवन होगी, आपको सिंपल तरीके से इस फॉर्म में उसको लिखना है, सॉल्व करना है, कर लेंगे आप इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो कि जेई में पूछा हुआ सवाल है, बड़ा बेसिक सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, सेम इसी टाइप का है। सवाल अपने पास गिवन है, रिएक्शन ये गिवन थी और क्वेश्चन में गिवन था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, आरओडी गिवन था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज 6 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। और आपके पास जो गिवन है वो क्या गिवन है,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस गिवन किसका, H2 का। अगेन सेम चीज गिवन है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये आपके पास जो यूनिट गिवन है इस बार वो आपके पास ग्राम में गिवन है, और रेट हमेशा किस में डिफाइन करते हो आप हमेशा जनरली मोल में डिफाइन करते हो। तो बच्चा यही गलती कर सकते हैं, बच्चा सीधा इसको 6 को पुट कर देगा वहां पे और आंसर निकाल लेगा, वो गलत हो जाएगा। कैसे करने देखते हैं इसको, ठीक है। अगेन आप क्या करोगे, आप लिखोगे सबसे पहले रेट। रेट क्या हो जाएगा, फटाफट लिखता हूं मैं इसको, माइनस dN2 बाई dt बाय 1, क्लियर है। अगेन माइनस dH2 बाई dt अपॉन क्या हो जाएगा 3, इसका स्टेटमेंट 3 थी। देन फॉर्मेशन में क्या पॉजिटिव आएगा, dN अमोनिया अपॉन dt बाई 2, क्लियर। अब गिवन क्या है, अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको ये वाला काम करना है बस, उसके बाद सोचेंगे क्या गिवन है, क्या पूछा है। गिवन क्या है कि मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस गिवन है किसका, H2 का कितना 6 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। तो मुझे ये वाली वैल्यू गिवन है पूरी की पूरी, दिस विल बी द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। ये 6 पुट करते ही 6/3 क्या हो जाएगा 2, और आपका आंसर हो जाएगा गलत, बिकॉज रेट आपको मोल में फाइंड आउट करना होगा ना कि ग्राम में। वो ग्राम में गिवन है तो सब कन्वर्ट कर लीजिए। 6 ग्राम गिवन है तो आप किससे डिवाइड करेंगे, H2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 2, सो इट विल बी 6/2 दैट इज 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर हो पा रहे, अपने पास मास बाय मोलर मास क्या हो जाएगा अपने पास, दैट इज मोल पर लीटर हो जाएगा, इट विल बी 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब आप इस 3 की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं। तो मुझे बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या आने वाला है, रेट आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास ये 3/3 कितना हो जाएगा रेट 1, दैट इज 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अगर आपसे पूछो कि व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, कैसे निकालेंगे आप। अगेन इसकी वैल्यू कितनी है 3 मोल पर लीटर, और ये 3/3 कितना हो जाएगा 1, और ये 2 ऊपर आ जाएगा। क्लियर है, बिकॉज अगर मुझे अमोनिया फाइंड आउट करना है, अगर मुझे NH3 निकालना है तो मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कितना है 3/3 इज 1, और यहाँ 2 आ जाएगा। तो यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की बात कर रहा हूं मैं, कितना आएगा वो, दैट विल बी 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और हो सकता है कि मुझसे ये ग्राम में पूछा हो, तो 2 मोल है, 1 मोल होने का मास कितना होता है 17, 2 का मास कितना हो जाएगा 34 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है। क्वेश्चन कैसे दे सकता है आपके सामने, बड़े इजी क्वेश्चन इस पे आते हैं इस टॉपिक पे, बड़ा आसान सा टॉपिक है, हाउ टू डिटरमाइन या फिर हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। आपको रिएक्शन गिवन होगी, आपको तीनों के लिए क्या लिखना है, डिसअपियरेंस और अपीयरेंस लिखना है। आपके पास क्या आ जाएगा रेट, उसका जो पूछा हो आप उसके अनुसार आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा बेसिक तरीके से कि कैसे रेट को डिटरमाइन करते हैं। बहुत बेसिक पार्ट है, लेकिन नहीं आता बच्चों को, ये भी पढ़ने के बाद भी नहीं आता। और जो बच्चा कोचिंग नहीं ले पा रहा है या फिर किसी भी तरीके से अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, उसके लिए तो बहुत फायदा होने वाला है इसमें। और आराम से लेक्चर देखे, नोट्स बनाएं और सवाल करें, उसका हो जाएगा, उसको टेंशन नहीं होने वाली कुछ भी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हमेशा, इस चैप्टर में आप सिर्फ एक चीज करने वाले हो, हमेशा आप क्या निकालोगे, ऑर्डर निकालोगे। तो हम क्या करने वाले सेक्शन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, वी विल कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। अब ऑर्डर होता क्या है, कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें बाद में, पहले ऑर्डर को समझ लेते हैं कि ऑर्डर में हमारे लिए क्या मतलब ऑर्डर का। ठीक है, यहां देखिए आपने सुना होगा ऑर्डर के बारे में, बिकॉज आपने ऑर्गेनिक पढ़ी होगी। तो SN1 SN2 ये जो 1 और 2 है, ये ऑर्डर होता है अपने पास, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इस तरीके से। ठीक है, उसमें नहीं आ रहे, सिंपल पहली बात है, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन का ऑर्डर जो आप निकालना चाहते हो वो आप निकाल नहीं सकते हो।
वो रिएक्शन आप देख के नहीं बता पाओगे कि हाँ भैया ये रिएक्शन का ऑर्डर ये होने वाला है, नहीं बता पाओगे आप। रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है अपने पास, इट इज ऑलवेज प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। क्लियर है? सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहिए कि आप जस्ट बाय सीइंग द रिएक्शन आप बता नहीं पाओगे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। कुछ रिएक्शन का याद होता है जो आपको याद होता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ इन जनरल आप देख के नहीं बता सकते हो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की या फिर सेकंड ऑर्डर की, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन है। इट इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, पहली बात। तो सर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है तो हम कैसे निकाल लेंगे? थोड़ा बात कर लेते हैं एक बार कि कैसे निकाला जा सकता होगा। मान लीजिए आपके पास रिएक्शन गिवन है, ए से बी गिवन है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है आपके पास और ये क्या प्रोडक्ट आपके पास, बी ए से बी है आपके पास। तो कैसे निकालते हुए ऑर्डर की बात उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं इस रिएक्शन का मैंने लिखा रेट, ठीक है, रेट प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एन। ये जो एन है इसी एन को मैं क्या बोल रहा हूं, ऑर्डर बोल रहा हूं। इसी एन को मैं क्या बोल रहा हूं, ऑर्डर बोल, यानी कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन। अब ये जो अपने पास पावर में आ रहा है एन, दिस विल नॉट बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ऐसा नहीं कि सर यहाँ 2 लगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 लगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, नहीं। ऐसे बता रहा हूं कैसे निकाला जा सकता होगा रेट के बारे में, और रेट का सिग्निफिकेंस क्या है इंडस्ट्री के लिए, उसको देखते हैं। बात पहली बात ये होगी, ठीक है। अब देखिए सपोज आपसे मैं पूछता हूं, अगर मैं इस रिएक्शन के दौरान अगर मैं ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देता हूं, मान लीजिए मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया रिएक्शन चलाते हुए, और जो मैंने ऑब्जर्व किया कि रेट मेरा अभी भी क्या है, कांस्टेंट, कि मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, स्टिल मेरा जो रेट है वो कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है। ऐसा कब पॉसिबल होगा? आप बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल तब होगा जब इस एन की वैल्यू आप 0 पुट कर देंगे। क्लियर हो पा रहा है? यानी कि मेरी जो रिएक्शन है, अगर मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया फिर भी मेरा रेट सेम आ रहा है, इसका मतलब कि वो रेट इसकी कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा, एन बराबर 0। क्लियर है? दूसरी बात देखता हूं मैं, अगर मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया और जो आपका रेट है वो भी डबल हो गया, मान लीजिए कि मैंने कॉन्सेंट्रेशन ए को डबल किया, आपका रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया। ऐसा कब पॉसिबल है? आप बोलोगे सर जब एन को 1 पुट कर देंगे तो ऐसा काम हो सकता है, एन बराबर क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली अगर मैं ए को ट्रिपल कर दूं, ए को 3 गुना कर दूं, तो रेट मेरा 8 गुना हो रहा है। मान लीजिए ए को 2 गुना, सॉरी ए को 3 गुना करने से रेट मेरा 8 गुना हो रहा है। ऐसे कब पॉसिबल है? आप बोलोगे सर जब एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। किसी भी रिएक्शन को इंडस्ट्री में इसी तरीके से ऑब्जर्व किया जाता होगा। मान लीजिए आपके पास रिएक्शन है जो आपको इंडस्ट्री में कैरी करनी है। आपके पास मान लीजिए ये चीज है, ए प्लस बी से आप सी बना रहे हो, ठीक है, इंडस्ट्री में ये वाला काम हो रहा है। सपोज उस इंडस्ट्री वालों को इसका प्रोडक्शन बढ़ाना हो, इस रिएक्शन का प्रोडक्शन को इंक्रीज करना हो, तो वो बोलेगा कि भैया ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हैं और बी को सेम रहने देते हैं, तो तुम्हारा रेट डबल हो रहा है, ये मतलब है। मान लीजिए तो उसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, वो सिर्फ ए पे डिपेंड कर रही है। यानी कि अगर मुझे इस रिएक्शन का प्रोडक्शन को डबल करना है तो मैं सब कुछ ऐड ना करूं, ये नहीं कि मैं ए भी ऐड कर रहा हूं, मैं बी भी ऐड कर रहा हूं, मैं सभी रिएक्टेंट को ऐड कर रहा हूं, फायदा नहीं होगा, आपका वेस्टेज है वो चीज। अगर आपके पास उस रिएक्शन का रेट अगर बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो आप बी को कितना भी ऐड कर दोगे, रिएक्शन का कंजप्शन या फिर रिएक्शन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला। तो इंडस्ट्री के लिए हम ऐसे बात करते हैं कि हाँ भैया मुझे पता है कि 2 रिएक्टेंट है, एक का ऑर्डर अपने पास 2 है मान लीजिए और दूसरे का ऑर्डर अपने पास 0 है मान लीजिए, ठीक है। तो यानी कि जिसका ऑर्डर ज्यादा है उसका अगर मैं ज्यादा डालूंगा उसको रिएक्टेंट के रूप में तो मेरा प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। अब जिस पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रही, आप उन्हें कट्टा भर के उसको डाल दिया, बोरी भर के डाल दिया, उसमें मतलब ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होने वाला। तो इंडस्ट्री के लिए हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हम रेट चेक करेंगे कि किस पे डिपेंड कर रहा है रिएक्शन का रेट। क्लियर है? लेकिन हमको सब इंडस्ट्री में जाना नहीं, फिलहाल हमको अपने सवाल करने हैं। सवालों के लिए कैसे पढ़ने हैं बता रहा हूं। ये बात आपको लिखनी नहीं है, आपको सिर्फ ये बात लिखनी है
ये बताइए समझा रहा था हमें कि कैसे रेट निकालते हैं और रेट का यूज कैसे हो सकता है, मतलब सॉरी ऑर्डर का यूज कैसे हो सकता है। क्लियर। अब ऑर्डर कैसे, ऑर्डर में क्या क्या बातें हो सकती है सारी बातें देखेंगे अभी। क्लियर। तो पहली बात क्या है, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। बस आपको इतनी बात याद रखनी है फिलहाल के लिए बस, और कुछ बात आपको याद नहीं रखनी है। क्लियर। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा जो अपने पास एक चीज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑर्डर लॉ। ऑर्डर लॉ के बारे में बात करें अपने पास। लॉ की स्टेटमेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज proportional to rate of reaction is proportional to product of concentration of reagent raised to their power। ऐसे एक लॉ हमने उधर पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसका हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन तो स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑर्डर आपका स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है। तो यहाँ क्या क्या बातें लिखी मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट रेज टू देयर पावर। अब रिएजेंट में आपके पास दोनों बातें आ सकती हैं, रिएजेंट स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। मैंने यहां रिएक्टेंट नहीं लिखे हैं, मैंने यहां लिखा है रिएजेंट, और रिएजेंट में रिएक्टेंट भी आता है प्रोडक्ट भी आता है, यानी कि ऑर्डर आप दोनों के लिए निकाल सकते हो, रिएक्टेंट के लिए भी प्रोडक्ट के लिए भी। बट हाँ हम जनरली किसे निकालते हैं, हम निकालते हैं जनरली किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। क्लियर। तो ये दो बातें आपको लिखनी पड़ेगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं आप कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें। अब पूरे चैप्टर में आपको ऐसे इन्हीं की बात करनी है, पूरे चैप्टर में आपको इसी की बात करनी है, तो आराम से बात करेंगे इसके बारे में, इसमें कुछ जल्दबाजी नहीं करनी, बिकॉज अगर ये गायब हो गया तो काइनेटिक्स गई आपके हाथ से, तो ध्यान दीजिएगा आप इसमें। सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन order and stoichiometry। there is no relation between order and stoichiometry, यानी कि ऑर्डर कुछ ऑर्डर हो सकता है कुछ अलग हो और आपका स्टोइचियोमेट्री अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल देखिए, आप कोई रिएक्शन गिवन आपके पास मान लीजिए 2A + 3B से आप बना रहे हैं मान लीजिए C। मैं आपसे बोलूं कि इस रिएक्शन का रेट लिख के दिखाइए, तो आप बोलोगे सर रेट इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर n B की पावर m। दिस n और m क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। n क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, और ये m क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। अब इस n की जगह पे 2 आ सकता है क्या, नहीं। जो स्टोइचियोमेट्री होगी वो ऑर्डर होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। देयर इज नो कोरिलेशन, बिकॉज स्टोइचियोमेट्री तो आप देख के लगा दोगे, तो फिर एक्सपेरिमेंट का मतलब ही क्या रहा। और ऑर्डर कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट करने से, प्रैक्टिकल करने से निकालोगे आप। इसीलिए देयर इज नो रिलेशन बिटवीन स्टोइचियोमेट्री एंड ऑर्डर। आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर क्या होने वाला है। यानी कि मैं क्या लिखूं कि n क्या है, दिस n स्टैंड्स फॉर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड दिस m स्टैंड्स फॉर ऑर्डर with respect to B। just by seeing the reaction आप नहीं बता पाओगे कि उसका ऑर्डर क्या है। इट इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। क्लियर हो पा रहा है। और अगर मैं इसी में मान लीजिए मैं ऐसे करता हूं n + m कर दूं, n + m मुझे क्या बताने वाला है, दिस n + m मुझे क्या बताने वाला है, दिस विल बी द टोटल ऑर्डर।
ये जो n है ये ऑर्डर ए का है, ये जो b है ये जो m है ये ऑर्डर b का है, और दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा, दैट विल बी द टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इस n को मैं क्या बोल रहा हूं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, m को मैं क्या बोल रहा हूं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। क्लियर है? बहुत बेसिक बात कर रहे हैं कि कैसे हम ऑर्डर निकालते हैं, निकाल तो पाओगे नहीं, कैसे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटली, लेकिन मैथमेटिकली हम कैसे सोच सकते हैं बता रहा हूं आपको। और स्टोइचियोमेट्री अलग चीज होती है, ऑर्डर अलग होता है, इसको बताने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं चीज। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फिर फ्रैक्शनल। ऑर्डर कुछ भी आ सकता है रिएक्शन के लिए, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, 2/3, 1/3, -1/2, कैसे भी आ सकता है आपके पास। ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, एनी नंबर। ठीक है? क्लियर? बट टोटल ऑर्डर, बट टोटल ऑर्डर इज पॉजिटिव या फिर जीरो। टोटल ऑर्डर जो आप निकालोगे, सभी रिएक्टेंट का ऑर्डर ऐड करके जो निकालोगे, दैट मस्ट बी जीरो या फिर पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि आपका जो टोटल ऑर्डर है वही नेगेटिव आ रहा है, नहीं। किसी भी रिएक्टेंट का, एक चीज, एक कंपोनेंट का या दूसरे कंपोनेंट का, सब आ सकता है, सब चल जाएगा, लेकिन टोटल ऑर्डर क्या आना चाहिए हमेशा, पॉजिटिव या फिर जीरो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास रिएक्शन गिवन है a + b c। क्लियर है? और मैंने लिखा r बराबर प्रोपोर्शनल टू a की पावर मान लीजिए हाफ, b की पावर -3/2। ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन का ये रेट एक्सप्रेशन है। अब मेरे पास अगर रेट एक्सप्रेशन गिवन है तो आप आसानी से बता सकते हो। अब मुझे बताइए व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, आप क्या बोलोगे, हाफ। एक a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, वो कितना आ रहा है, -3/2 आ रहा है। क्लियर है? यानी कि a का ऑर्डर कितना आ रहा है आपके पास, हाफ आ रहा है, b का ऑर्डर कितना आ रहा है, -3/2 आ रहा है। अब मुझे बताइए क्या c का ऑर्डर आ रहा है आपके पास, नहीं आ रहा है। यानी कि इस रिएक्शन का रेट क्या c पे डिपेंड कर रहे हैं, नहीं डिपेंड कर रहा है। यानी कि c का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उस पर डिपेंड नहीं कर रहा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, आप बढ़ाते रहो, लेकिन रेट क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। यानी कि सी का ऑर्डर क्या रहेगा आपके पास, जीरो, और बी और ए का लिखा हुआ मैंने। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर आप निकालते हो टोटल ऑर्डर, अगर आप निकालते हो सिलेक्शन का टोटल ऑर्डर, तो आप कैसे निकालेंगे, इसका ऑर्डर प्लस इसका ऑर्डर, दैट इज 1/2 - 3/2। और ये क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव आ गया। क्या मुझे बताइए, क्या टोटल ऑर्डर नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता। यानी कि ये जो ऑर्डर आपके पास गिवन है ये भी गलत गिवन है इस रिएक्शन के लिए। तो हो सकता है आपके पास रिएक्शन गिवन हो, आपके पास 4 ऑप्शन गिवन हो कि ए का ऑर्डर ये है, बी का ऑर्डर ये है, और 4 रिएक्शन गिवन है। और बोलता है कि उस रिएक्शन के लिए अच्छा सेट कौन सा है, या फिर एक ऑर्डर का जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कंप्लीट सेट कौन सा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, आप 4 ऑप्शन देखोगे, आप चेक करोगे कि हाँ भाई ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर तो गिवन है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है?